नेट क्या करेंगे आप? आपको नेट की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो कल क्या पढ़े थे हम लोग, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बस यही रिवाइज करिए अभी। क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट बताइए। हो गया? बहुत अच्छी बात। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो भी चीज़ें आज बताई जाएगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसका पहला दिन है उसके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी क्या होता है ये बताइए। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी किसी को पता है? नहीं नहीं, पूछ रहे हैं आपसे, बिजनेस एंटिटी क्या होता है? चलिए, बिजनेस एंटिटी को ना लिख लीजिए, हम लिखवा रहे हैं, फिर तुरंत समझ आ जाएगा, लिखते ही आपको समझ आ जाएगा। लिखिए, इट मीन्स अ स्पेसिफिकली, इट मीन्स अ स्पेसिफिकली, बुक बुक के चक्कर में मत पड़िए, जो नहीं बुक में नहीं दिया हुआ। जो बिजनेस होता है ना, जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस एंटिटी। अच्छा, आप लोग नाम सुने क्या, सुपर बाजार ऐसे करके कुछ? हाँ, बंद हो गया वो बात अलग है, लिख लीजिए आप लोग सुपर बाजार। हाँ हाँ, बिजनेस एंटिटी में क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है ना, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बिजनेस एंटिटी। ठीक है, जैसे सुपर बाजार क्या है, बोलिए बिजनेस एंटिटी है। और अपना बाजार भी तो है हम लोग का सामने, तो अपना बाजार भी लिख लीजिए आप लोग। अपना बाजार, अच्छा स्मार्ट बाजार, ठीक है। और किसी कंपनी का नाम लिख लीजिए, आईटीसी कंपनी का नाम लिख लीजिए, आईटीसी लिमिटेड करके है उनका। ये सब क्या होगा, बोलिए बिजनेस एंटिटी। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। जो बिजनेस बिजनेस एंटरप्राइजेज होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बिजनेस एंटिटी कहते हैं। जिसका जिसका बिजनेस है उसको क्या बोलेंगे आप? बिजनेस एंटिटी। आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी कंपनी है, लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड मतलब आईटीसी कंपनी। आईटीसी का क्या कुछ प्रोडक्ट बता सकते हैं आप लोग? सनफिस्ट बिस्किट, सनफिस्ट बिस्किट सुने आप लोग? सनफिस्ट आईटीसी कंपनी का आता है, समझ आया? और क्या आता है?
क्या? नहीं 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 चाहिए फुल फॉर्म, अभी 11th में अभी नहीं चाहिए। आप बस इतना बताइए आईटीसी का क्या क्या प्रोडक्ट आता है। सनफिस्ट हमें याद है, ठीक है। और एक काम करते हैं, पूछिए क्या, आईटीसी का सर्च कर ले रहे हैं ना, आईटीसी प्रोडक्ट। जो ओपन हो रहा है बस ओपन होने दीजिए। देखिए सनफिस्ट हो गया, बिंगो, बिंगो सुने आप लोग? सुने क्या मतलब खाए हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। सुप्रिया शैम्पू, सेवलॉन, ये सब आईटीसी कंपनी का है। yippee मैगी, वो सब किसका? आईटीसी का है। वो सब किसका है? आईटीसी का। समझ आया आप सभी को? ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी आपका 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग ना पहले क्लास में एसेट्स तो पढ़ चुके हैं, एसेट्स क्या होता है, पर आज एसेट्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि एसेट्स लिख दिए, अरे सर हमें तो पहले से पता है। हिमांगी, एसेट्स क्या होता है बताइए आप। अरे सॉरी, ये कैसे आ गया? अच्छा अभी हटाएं तब क्या? ओके, हाँ। तो बताइए एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, देखना पड़ेगा आपको। वो तो पीछे आप लोग बता देंगे तुरंत, बताइए तो। अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स, ठीक है। हाँ, आपका नाम क्या था? शगुन। शगुन आप बताइए एसेट्स क्या होता है? आपसे पता है क्यों पूछे हैं? क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि एसेट्स क्या होता है, और आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। फाइन, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एसेट्स, ठीक है। फाइन, तो आप लोग लिख लीजिए एनीथिंग, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। अच्छा, इस एसेट्स के अंदर ना दो एसेट्स आते हैं, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। एक क्या होता है बोलिए? नॉन करेंट एसेट्स। क्या होता है मतलब इसमें करेंट आता है क्या? एक होता है नॉन करेंट एसेट्स और एक क्या होता है बोलिए? करेंट एसेट्स। क्या होता है? करेंट एसेट्स। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए फिर बता रहे हैं। हो गया? देखिए मेरे लिए मेरा एसेट्स क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, कैमरे को, ठीक है। अब ये जो डीएसएलआर है सामने, ये सबसे बड़ा एसेट्स है हमारा, मतलब इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा आप ये समझिए कि हम इसको परचेज़ किए हैं, बेचने के लिए थोड़ी ना परचेज़ किए हैं, यूज़ करने के लिए। बट कल के डेट में अगर इससे अच्छा कैमरा हमको मिलेगा, ठीक है, जो इससे बेस्ट हमको क्या कहते हैं सर्विस देगा, ठीक है, क्वालिटी देगा, तो हम क्या करेंगे? इसको हटाना चाहेंगे। क्लियर है आप सभी को? तो समझिए इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, हमारा एसेट्स है। बट अब हम लोग को ये समझना है कि नॉन करेंट एसेट्स है या करेंट एसेट्स है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स है या करेंट एसेट्स है, क्लियर है? फाइन। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि नॉन करेंट एसेट्स या करेंट एसेट्स क्या होता है। देखिए कोई भी ऐसा एसेट्स या कोई भी ऐसा चीज जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर बेच दे रहे हैं, 1 साल के अंदर बेच देंगे तो उसको बोलेंगे करेंट एसेट्स। क्या बोलेंगे? और 1 साल के बाद जो बेचेंगे उसको नॉन करेंट एसेट्स। तो आप बताइए क्या है? ये कैमरा क्या है? नॉन करेंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि हम इसको परचेस किए हैं यूज़ करने के लिए, और 1 साल के अंदर थोड़ी ना बेचेंगे इसको,
2 साल 5 साल 10 साल बाद बेचेंगे, जब भी बेचेंगे, और हमें लग रहा है 2-3 साल हो गया इसको, तो 3 साल तो ऐसा ही हो गया, तो साल भर के बाद तो क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट्स। दूसरा ये लैपटॉप का ले लीजिए, बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदे थे इसको, पर जब भी बेचेंगे, ये मेरा एसेट्स है, जब भी इसको बेचेंगे तो क्या होगा, ये नॉन करेंट एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है ये? अब सभी लोग अपने अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। स्कूल के लिए जो स्कूल का बस होता है, स्कूल के लिए जो स्कूल का बस होता है, क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड होता है, ठीक है, किसी किसी क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें 1 साल के बाद ही बिकेंगे, कभी ना कभी तो बिकेगा, ये भी समझ लीजिए, कभी ना कभी तो उनको बेचना पड़ेगा, खराब होगा जब भी, तो वो नॉन करेंट एसेट्स है। क्या है? क्योंकि 1 साल से अधिक समय के लिए उनको रखना होता है और उसके बाद ही बेच पाएंगे, उससे पहले नहीं। अब आप कह रहे हैं सर नॉन करेंट एसेट समझ आ गया, जो 1 साल के बाद बिकता है, जो 1 साल के अंदर बिक जाता है वो एग्जाम्पल दीजिए ना। तो हमारे पास ना नया नया बुक हम परचेस किए थे बेचने के लिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 10,000 का बुक परचेस किए थे बेचने के लिए, तो 10,000 का क्या परचेस किए थे हम, बुक लाए थे आप सभी को बेचने के लिए, तो जो हम 10,000 का बुक लेकर आए थे उसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे? तो हमारे पास स्टॉक कितने का था? 10,000 का स्टॉक था। अब बात समझिए, वो क्या हुआ कि साल भर के अंदर बिक गया हमारा, साल भर के अंदर। और जब स्टॉक की बात की जाती है ना, तो सीधा आप इसको यहाँ पे आपको मानना है कि स्टॉक करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है? वो साल भर के अंदर बिक जाता है, आपको ये मानना होगा, और ऐसा होता भी है। होता है कि नहीं होता है? अब कोई भी कुछ परचेस किया है तो उसका साल भर के अंदर बिक जाता है, तो हमेशा स्टॉक को क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? करेंट स्टॉक। क्या करेंगे? करेंट एसेट्स। हाँ, क्लियर है, करेंट एसेट्स। शगुन समझ आ रहा है आपको? क्लियर है ना? ठीक है, तो हम लोग ये दो चीज़ें समझ लिए। अब इसको लिखेंगे आप लोग कि नहीं? किसको? करेंट एसेट्स को। जो 1 साल के अंदर बिक जाए उसको करेंट एसेट्स, जो 1 साल के अंदर बिक जाए। जो 1 साल के बाद बिके उसको क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, फाइन। हाँ बताइए। इसका स्टॉक का बोल रही हैं आप? हाँ हाँ ठीक है कि नहीं बिकेगा, पर फिर भी उस स्टॉक को हम लोग क्या मानेंगे? करेंट एसेट्स मानेंगे, क्योंकि उसको आप खरीदे क्यों हैं? बेचने के लिए। और हम आपको पहले ही बोल चुके कि आपको मानना क्या है, क्योंकि वो बिक जाएगा 1 साल के अंदर। यही मान लीजिए, बिके ना बिके वो अलग चीज़ है, आपको मानना क्या है कि 1 साल के अंदर बिक जाता है, बस बात खत्म। उस स्टॉक को क्या बोलेंगे? करेंट एसेट्स। बस इतना ही समझना है, ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो आप लोग एक काम करिए, लिख लेते हैं इसको ना, लिखते कुछ और है। चलिए ऐसे लिख लीजिए, आप लोग एसेट्स लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग? एसेट्स। तो एक एसेट्स में क्या हम लोग का बना है, तो लिख लीजिए आप लोग नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। और एक क्या होता है बोलिए? करेंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करेंट एसेट्स के अंदर लिखना है आप लोगों को। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या लिखना है? लिखिए आप लोग, सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स। कौन सा एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। इसी के जस्ट बाद लिखिए आप लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसी के जस्ट बाद लिखिए डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स। इसी के जस्ट बाद लिखिए आप लोग लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और इसी के जस्ट बाद क्या लिखेंगे आप लोग? अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये नॉन करेंट एसेट्स के अंदर इतने सारी चीज़ें आते हैं, क्लियर है?
और करंट एसेट्स के अंदर हम लोग अब लिखने वाले हैं कि क्या क्या आते हैं। में पहला लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है सबसे पहला? करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब जिसमें करंट आता है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के लिए किया गया है। 1 साल के बाद क्या, 1 साल के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के जस्ट बाद लिखिए इन्वेंट्री। क्या लिखेंगे आप लोग? इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हुआ बताएंगे आप लोग? अभी जो हम नहीं परचेस किए थे स्टॉक को, जिसको नहीं बोल रहे थे स्टॉक हम परचेस किए, इन्वेंट्री, उसको क्या बोला जाएगा? जैसे ये कह रही थी ना कि सर सामान जो बचा हुआ है वो इन्वेंट्री हो जाएगा, वो इन्वेंट्री को क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। स्पेलिंग पूछ लीजिएगा अगर कुछ ना समझ आए तो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, EQUIVALENTS, इक्विवेलेंट्स। हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। सबका मतलब समझाएंगे अभी जस्ट। इसी के जस्ट बाद लिखिए अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स, ठीक है। इतना हो गया सभी का। अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट्स में ना 2 चीज़ें और लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होगा इनटेंजिबल एसेट्स। अगर जगह नहीं बचा है तो आप नीचे लिख लीजिएगा अलग से। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या आता है? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। हो गया इतना आप सभी का? ठीक है, बहुत अच्छी बात, इतना हो गया तो। अब ना सभी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप सीधा समझिए, आपके पास 20 लाख रुपए हैं। कितना है? तो आप 20 लाख रुपए का क्या किए हैं? ज़मीन परचेस कर लिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना फिर आपका। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो गया कि आप कुछ ज़मीन परचेस कर लिए 20 लाख रुपए का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? तो अब वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 1 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, कैश में कन्वर्ट करेंगे 1 साल के बाद, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। क्या बोला जाएगा? और अगर 1 साल के पहले ही बेच दिए आप, तो उसको क्या बोला जाएगा? करेंट एसेट्स। जो अभी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं वो ये बताएं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और क्या बताएं? करेंट इन्वेस्टमेंट। समझ आया? मतलब आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ठीक है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि आप ज़मीन परचेज कर लिए हैं, तो आपका पैसा वहाँ पूरा लग गया ना, तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर वही इन्वेस्टमेंट, तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है? 20 लाख रुपए की ज़मीन। अब 20 लाख रुपए की ज़मीन अगर 1 साल के अंदर अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर दिए हैं, बेच दिए आप उसको, तो उसको क्या बोला जाएगा? कि वो करेंट इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि 1 साल के अंदर बेच दिए। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, देखिए सभी लोग ऊपर देखिए इधर, 1 साल के बाद जो हम ज़मीन बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्लियर है? समझ आया? फाइन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में आप एक चीज़ और समझिए, पूछे क्या कि ऐसा नहीं कि ज़मीन परचेस करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर आपके पास इंडस्ट्री है और आपको कुछ मशीन परचेस करना है तब,
तो अगर आप मशीन परचेस किए तो अब मशीन परचेस किए तो उससे अब काम न करेंगे आप। मान लीजिए 10 लाख का मशीन परचेस किए, बहुत बड़ा मशीन है, वो 1 साल क्या 10 साल 20 साल यूज़ करेंगे आप उसको। तो सोचिए उस मशीन में जो आप पैसा लगाए हैं उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि 10-20 साल तक यूज़ करेंगे आप। समझ आया? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब छोटा मोटा कुछ मशीन परचेस किए हैं, अब वो साल भर तक चलेगा, 1 साल में ही खराब होगा, फिर आप बेच देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? करेंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब हमको कुछ इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब इसमें समझना है नॉन करेंट एसेट्स में पहला क्या लिखा हुआ था? फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में क्या है? और इंटेंजिबल। देखिए फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कि कोई ऐसा एसेट्स जो आप खरीदे हैं, खरीद लिए हैं, बट बहुत जल्दी उसको बेचने वाले नहीं हैं। मतलब बात वही हुआ कि आप कोई भी एसेट्स खरीदे हैं, सामान खरीदे हैं, उसको आप यूज़ करेंगे अभी, और जो 1 साल से अधिक समय तक का यूज़ करेंगे, 1 साल से अधिक समय के लिए आप परचेज किए कि हम 5 साल 10 साल यूज़ करेंगे, उसको फिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो लैपटॉप है हमारा ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। फिक्स का मतलब क्योंकि 1 साल से अधिक समय के लिए चलाएंगे इसलिए उसको फिक्स कर दिया गया है। तो ये लैपटॉप क्या है? फिक्स्ड है। प्रोजेक्टर फिक्स्ड है, ये भी फिक्स, ये फिक्स। तो सारे ये सब क्या हो गए? फिक्स्ड हैं। और जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। यहाँ पे सब कुछ देखिए आप लोग, ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? बोलिए। नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। समझ आया? मतलब नॉन करेंट एसेट्स का भी मतलब वही बताए थे आप, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वही बताएं कि जो 1 साल से अधिक समय के लिए रहता है वो फिक्स्ड होता है। 1 साल के लिए, जो 1 साल से अधिक समय के लिए रहता है वो क्या रहता है? फिक्स्ड। और 1 साल से जो अधिक रहता है उसी को क्या बोलते हैं? नॉन करेंट। क्लियर है आप सभी को? फाइन। तो अब आपका कहना है कि चलिए सर मान लेते हैं कि ठीक है आपका लैपटॉप फिक्स्ड एसेट्स है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, सब कुछ फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर है? आप लोग मान लिए। अब आगे समझिएगा मेरी बात को। अब इसमें ना फिक्स्ड एसेट्स में दो चीज़ आता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। क्या होता है? एक होता है टेंजिबल और एक होता है, देखिए टेंजिबल इनटेंजिबल में मतलब जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? टेंजिबल। तो आप लोग बताइए कि ये कैमरा हो गया या ये लैपटॉप हो गया, ये हो आप क्या प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होंगे? टेंजिबल कि इनटेंजिबल? टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है कि आप जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? अब आप कह रहे हैं सर ऐसा कौन सा एसेट्स है जो दिखता ही नहीं है? सॉफ्टवेयर। कितना अच्छा बोले, सॉफ्टवेयर। सोचिए कि आपके पास आप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग? अरे कर सकते हैं, बेच सकते हैं सॉफ्टवेयर, कर सकते हैं। बोलिए हाँ, सभी लोग बोलिए। सॉफ्टवेयर को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलिए, सॉफ्टवेयर को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मतलब सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एसेट्स हो गया। अब वो सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, टच कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल एसेट। दूसरा ले लीजिए गुडविल। क्या लेंगे आप? देखिए जो गुडविल है ना उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब किसी कंपनी का नेम फेम, खूब उसका नाम है, उसी को नेम फेम को क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल बोलते हैं। तो वो गुडविल को बेचा जा सकता है। आप लोगों को क्लास में दिखाया गया था, किसका एग्जाम्पल दिए थे गुडविल के नाम पे? नहीं, गुडविल के नाम पे हम आपको नहीं, वो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो 7,200-300 करोड़ में बेचा गया था। 7,200 करोड़ में बेचा गया था गुडविल। तो बायजूस खरीद लिया था किसको? आकाश इंस्टीट्यूट को। बायजूस खरीद लिया था किसको? आकाश इंस्टीट्यूट को। और आकाश इंस्टीट्यूट जो है उसके नाम को खरीदा था 7,200 करोड़। उसके नाम को, आकाश इंस्टीट्यूट को कितने का खरीदा था? 7,200 करोड़। अब नाम खरीदने का मतलब समझिए कि वो जो आकाश इंस्टीट्यूट खरीदा है, नाम जिससे भी खरीदा है, अब वो मालिक उस दिन के बाद से आकाश इंस्टीट्यूट के नाम को यूज़ नहीं कर पाएगा, न उससे बिजनेस करेगा। अब बायजूस क्या करेगा? उससे बिजनेस करेगा। तो हो सकता है 7,200 करोड़ दिया है, बट उसके गुडविल से, आकाश इंस्टीट्यूट के गुडविल से बहुत सारे स्टूडेंट को लेक्चर बेच के हो सकता है वो 15,000 करोड़ कमाए।
20,000 करोड़ कमाए, बहुत सारा कमा सकता है। क्लियर है आप सभी को, समझ आया? तो आप बताइए कि किसी के भी गुडविल को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंटेंजिबल। क्लियर है आप, समझ आया सभी को? टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकती हैं, टच कर सकती हैं। ये देखिए लैपटॉप है, इसको ऐसे टच कर दे सकते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे? टेंजिबल। हाँ टेंजिबल, हाँ बस यही है टेंजिबल। जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको टेंजिबल बोलते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स है ये। अब और एक और एग्जांपल दें आप सभी को। देखिए आप, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर सकती हैं वो, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकती हैं, ठीक है। मेरी बात सुनिए, बाद में समझा दीजिएगा, ठीक है प्रिया, बाद में समझाइए, बाद में बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है आपको? चलिए मेरी बात सुनिए सभी लोग, सभी लोग सुनिए। आप सभी लोग ना इधर देखिए, इधर, हेलो, आप सभी लोग 1,00,000 रुपीज अपने दोस्तों को उधार दिए हैं। सुनिए, आप सभी का ना खुद का बिजनेस है, आप सभी का क्या है? खुद का बिजनेस है। लाइट आ रहा है क्या? नहीं लाइट नहीं, इन्वर्टर अब लग रहा है, धोखा देगा। नहीं नहीं सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे थे, तो क्या बता रहे थे आप लोग को कि आप सभी का खुद का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से सामने वाले को लोन दे रखे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप अपने बिजनेस से सामने वाले को लोन दे रखे हैं। तो जो आप सामने वाले को लोन दे रहे हैं ना, उसी लोन को क्या बोला जाएगा? एडवांस। कि आप एडवांस दिए हैं, तो लोन बोलिए या एडवांस बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था इसमें? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अब आप बात समझिए, जिस भी दोस्त को आप पैसा दिए हैं वो 1 साल से अधिक समय के लिए पैसा दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी का बिजनेस, आपके पास कोई दोस्त आया और क्या बोल रहा है कि हमको तुमसे कुछ लोन चाहिए, लोन के रूप में कुछ पैसा चाहिए और 5 साल के लिए चाहिए। तो आप सभी लोग 1-1 लाख रुपए दे दिए उसको। कितना दिए? तो अब 1 लाख रुपए जो है आपका, वो क्या है आपका? आप किसी को दिए हैं, तो जिसको भी दिए हैं उससे पैसा आना है ना आपको, आना है ना आपको, तो वो आपका एसेट्स हुआ। क्या हुआ? पर वो पैसा कब आएगा? 1 साल के बाद, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आएगा ना, वो आ जाएगा वो पैसा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। पता नहीं कहाँ पे आप उड़ रही हैं इस समय। अरे 1 साल के बाद की बात हो रही है, तो आपको तो पहले ये समझना है कि नॉन करेंट एसेट्स के अंदर है, ठीक है। इधर देखिए, ये क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। 1 साल के बाद की बात हो रही है ना, तो हम लोग किस में रहेंगे? बोलिए, नॉन करेंट एसेट्स में। कहाँ रहेंगे? और इसी नॉन करेंट एसेट्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसका मतलब सीधा सीधा कि आप सामने वाले को पैसा दिए हैं 1 साल से अधिक समय के लिए, और वो अगर 1 साल के अंदर लौटा देगा तो किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस किस में आ जाएगा? और वो करंट एसेट्स के अंदर कंसिडर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फाइन, आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए लास्ट में आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स। तो आप ऐसे ही इसको याद रखिए, अदर नॉन करेंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स का एक एग्जाम्पल, एक क्या 2-4 एग्जाम्पल सर्च कर लीजिएगा एक बार, और इसमें भी सर्च कर लीजिएगा। मतलब कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, वो रखना है। ये क्या लिखा हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके पास जो कैश है, वो कैश को क्या बोलेंगे आप? करेंट एसेट्स। आपके पास जो कैश, उसको क्या बोलेंगे? और कोई भी ऐसा चीज जो कैश के बराबर है, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल, मान लीजिए ये चेक आप सभी को मिला, सभी के पास एक एक चेक है। तो अब ये इस पे लिखा हुआ 1,000 रुपये। कितना लिखा है? 1,000। तो आपके पास ये चेक रहे 1,000 का या कैश रहे 1,000 का, दोनों का मतलब सेम है। ये कैश के बराबर है। पूछे कैसे? इसको जिस दिन जमा करेंगे आप बैंक में, तुरंत कैश मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर है? तो जो कैश के बराबर रहता है उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब, इक्वी का मतलब इक्वल हो गया। क्या हो गया? इक्वल। तो कैश के इक्वल, कैश इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो कैश के इक्विवेलेंट क्या ये चेक है, तो इस चेक को क्या बोला जाएगा, करंट एसेट्स। क्या बोला जाएगा, करंट एसेट। आपके पास अगर ये चेक है तो क्या माना जाएगा, इस चेक को, अब यहाँ पे क्या मानना है कि इस चेक को आप 1 साल के अंदर अंदर क्या करेंगे, इसको बैंक में आप देकर पैसा ले लेंगे। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, किसके अंदर आता है, करंट एसेट्स के अंदर, याद रखिएगा आप लोग। हाँ, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, इक्वल उसके, ठीक है, कैश के बराबर। अब हम लोग को समझना है ये दिख रहा है आप लोग को, ट्रेड रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि आप किसी को सामान बेचे हैं, आप सभी लोग का बिजनेस है, इधर देखिए इधर, आप सभी लोग का बिजनेस है, आप सभी लोग सामान बेचे हैं। तो जब सामान बेचे ना तो सामने वाला पैसा नहीं दिया, सामने वाला पैसा नहीं दिया आपको। तो आप क्या किए, कह रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं अपने पास कि तुमसे हमको पैसा चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ना कि कुछ आप कागज वागज पे अच्छे तरीके से लिख विख के साइन वाइन करा लिए, और एक अपने पास रख लिए, एक उसको दे दिए। और जब जो भी आप कागज पे साइन वाइन करके लिखे हुए हैं तो आप उसको देख रहे हैं, वाह इतना पैसा आने वाला है, ठीक है, इतना पैसा मेरे पास आने वाला है, सामने वाले को हम उधार दिए थे। तो जो पैसा सामने से आने वाला उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल। कि आप सामान बेचे थे, ट्रेड किए थे, और उसी ट्रेड का रिसीव होने वाला, रिसीवेबल का मतलब रिसीव होने वाला, रिसीवेबल का मतलब, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि आप किसी को उधार बेचे, वहां से पैसा आने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब कि आप ट्रेड किए हैं और उसका पैसा रिसीव होने वाला है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, सामने से पैसा आने वाला है। तो आप ही बताइए, अब इस ट्रेड रिसीवेबल को कंसिडर किया गया कि 1 साल के अंदर आ जाएगा, तो क्या किसके अंदर आएगा, ये करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है आप सभी को। एक और क्वेश्चन, जिसको आप सामान बेचते हैं उधार पर, तो सामने वाला कस्टमर क्या होता है, डेटर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर। तो उसी डेटर से क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर से क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर से क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है आप सभी को। तो अब हमें लग रहा है करंट एसेट्स में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो बताए नहीं है, और नॉन करंट एसेट्स में कुछ बाकी है, डिफर्ड बाकी है ना अभी। क्या बाकी है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। इसको बस नाम ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। डिफर्ड का मतलब होता है कि फ्यूचर, इसको छोड़ दीजिए, अभी थोड़े देर, अभी कुछ समय बाद बता देंगे आपको, ठीक है। बस इतना आप लोग समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, आ गया ना। चलिए एक बार अपने मन में रिवाइज कर लीजिए, या हम रिवाइज करा दे रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है, टेंजिबल और, चलिए हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स, तो आप उसके टाइप बोलिएगा, टेंजिबल और, ठीक है। और एक और चीज़ होगा कि जहां 1 लिखेंगे, 1 बोलेंगे, 1 लिखेंगे, तो वो आपको रिपीट करना है, ठीक है। 1, फिर से ना, 1 फिक्स्ड एसेट्स, वेरी गुड। 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल, किसको किसको पता है, व्हाट इज कैपिटल। 1 2 3 पीछे कैपिटल, आपको पता है निकेत, ठीक है। एक बार कैपिटल समझते हैं हम लोग, क्या समझेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग ना। ये देखिए, एक ये बिजनेस है, इधर देखिए, तो सभी लोग स्क्रीन पे ऊपर देखिए, इधर उधर मत देखिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए मालिक है, ये शगुन को बना दे रहे हैं ना यहाँ पे, शगुन जिसका एडमिशन होता है तुरंत हम उसको बना देते हैं। तो शगुन देखिए वहाँ पे हैं आप, ठीक है। अब ये देखिए शगुन क्या की है, अपने पापा से 1 लाख रुपए मांगी और 1 लाख रुपए लाकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। कितना इन्वेस्ट किए हैं, तो जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया उसी को क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो शगुन आपका कैपिटल कितना है, मतलब आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपीज, ठीक है। समझ आया। आप अपने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा,
कैपिटल क्या बोला जाएगा? कैपिटल। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पूंजी। फाइन। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम लोग समझेंगे रेवेन्यू क्या होता है। कोई है जो क्लास में बताएगा रेवेन्यू क्या होता है? प्रॉफिट जो बोला है एकदम टोटल गलत। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। आज एकदम हम लोग क्लियर कर लेंगे। बताइए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ सभी लोग समझिए कि ये आपका बिजनेस है। ये देखिए इधर, ये बिजनेस है। अब इस बार हिमांगी को बनाएंगे हम। बहुत हंस रही थी हिमांगी। देखिए ये हिमांगी है, आ रही थी तो रास्ते में आंधी आ गया था तो बाल थोड़ा सा उड़ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हिमांगी ना क्या कर रही है, सामान सेल की हैं, बेची हैं। क्या की हैं बोलिए? सेल्स की हैं। तो एक सुबह से लेकर रात तक जो पूरा सेल्स की हैं, टोटल सेल्स जो है उसी को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। जो पूरा सेल्स किए हैं, सेल्स करने से जो पैसा उनके पास आया है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब अच्छा मान लेते हैं कि ना सुबह से लेकर रात तक ये 20,000 का बेची है सामान। कितने का बेची है? तो देखिए जो 20,000 है इसको क्या बोलेंगे? बोलिए रेवेन्यू। अब इसी के बाद आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझिए। अब जो पूरा पैसा आ गया तो इनको ना कुछ पैसा हटाना होगा। जो रॉ मटेरियल खरीदी थी उस रॉ मटेरियल का पैसा तो इनको देना होगा ना। तो रॉ मटेरियल का पैसा ये क्या की हैं? पेमेंट कर दिए हैं। तो रॉ मटेरियल का पेमेंट हम लोग मान लेते हैं 1,000 रुपीज़। कितना माने? ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद जो भी इनके बिजनेस में स्टाफ हैं जो काम किए हैं उनको सैलरी नहीं वेजेस मान लेते हैं। तो वेजेस तो देना पड़ेगा ना इनको। तो वेजेस मान लीजिए 2,000 रुपये वेजेस दे दी। कितना दे दी वेजेस? अब ना कुछ और एक्सपेंस थे, कुछ और एक्सपेंस थे। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो बहुत सारे एक्सपेंस थे इनके। तो वो सारे एक्सपेंस मान लीजिए कितना चला गया? 3,000 रुपये एक्सपेंस चला गया। कितना चला गया? कितना चला गया? 3,000 रुपये। अच्छा एक काम करते हैं ना कि ये जो 1,000 लिए हैं इसको 4,000 ले लेते हैं। रॉ मटेरियल का कितना है? 4,000। अच्छा इनका 20,000 रेवेन्यू हुआ था। रेवेन्यू कितना आया था इनका? कितना पैसा इनके पास से चला गया? ऐड करिए। 4,000, 2,000, 6,000, 9,000। तो 20,000 में से 9,000 तो चला गया, बचा कितना? तो जो 11,000 बचा उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? 11,000 प्रॉफिट। क्लियर है आप सभी को? एक और एग्जांपल देंगे, समझिएगा। ये अभी जब आप लोग आए हैं तो कोचिंग के बाहर, कोचिंग के सामने आपको वो छोला भटूरा वाला दिखा होगा। ठीक है, तो मान लेते वो सुनिए एक दिन में, सुनिए मान लीजिए एक दिन में उसके पास पूरा पैसा, जब वो सेल्स करता है तो पूरा पैसा उसके पास मान लेते हैं लगभग 5,000 रुपये आता है। कितना आता है? तो उसमें से सीधा उसका 2,000 रुपये आप हटा दीजिए रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का मतलब मैदा हो गया, छोला हो गया, मसाला हो गया, गैस का खर्चा हो गया, वो सब चीज़ उसमें हट गया। ठीक है, कितना चला गया? और वो 1,000 रुपये तक वो क्या किया कि जिसके जिसके घर के सामने लगाया उसको दे दिया 1,000 रुपये। कितना दे दिया? 1,000 रुपये। या 1,000 नहीं मानेंगे तो आप 500 मान लीजिए। कितना? और अपने दुकान पे मान लीजिए किसी एक स्टाफ को रखा है तो उसको दे दिया 500। तो सारा पैसा तो चला गया ना इतना। तो बचा उसके पास कितना? तो 2,000 रुपये क्या मानेंगे हम लोग कि उसका प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू तो ये है जो टोटल सेल्स किया था। टोटल सेल्स को क्या बोलेंगे? तो 5,000 रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू में से रॉ मटेरियल का पैसा हटा दिया और बाकी जो एक्सपेंस था और लास्ट में जो बचा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ? 2,000 रुपये। समझ आया? तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा रेवेन्यू का मतलब क्या, तो आप प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। रेवेन्यू टोटल सेल्स है, उस रेवेन्यू में से प्रॉफिट लास्ट में बचता है जब सारे एक्सपेंस का हम पेमेंट कर देते हैं। तो क्लियर है आप सभी को? बताइए क्लियर है? ओम समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ नहीं, रेवेन्यू देखिए आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन का देखना चाह रहे हैं या महीने का देखना चाह रहे हैं या एक साल का देखना चाह रहे हैं। आपके बिजनेस के ऊपर है कि आप कितने दिन का देखना चाह रहे हैं। तो अब जैसे आप मार्केट में जितने भी छोटे छोटे दुकान है तो वो तो एक दिन का तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब जो रिटेलर है वो महीने भर का देखेगा और जो बड़ी सी कंपनी वो एक साल के देखेगी।
तो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेवेन्यू कितने समय का देखना चाहते हैं। तो सब अपना अपना टाइम पीरियड डिसाइड करता है कि कोई एक दिन का, तो कोई एक महीने या एक हफ्ते, ठीक है। एक महीने के बाद कितना, 6 महीना भी हो सकता है, एक साल हो सकता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कितने समय का एक बार में चेक कर रहे हैं कि कितने समय में कितना पैसा टोटल सेल्स हुआ है, रेवेन्यू आया। क्लियर है आप सभी को? तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या समझे हैं? रेवेन्यू समझे हैं, ठीक है। और इसी रेवेन्यू में हम लोग क्या समझ लिए थे? प्रॉफिट भी समझे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू हम लोग लिख लें क्या? ठीक है, लिख लीजिए आप लोग रेवेन्यू। लिखिए, देखिए दीज आर दी अमाउंट, दीज, तो क्या हुआ, सबका मतलब एक ही होता है। दीज आर दी अमाउंट्स, हाँ लिख लीजिए, ऑफ द बिजनेस। देखिए लिखने से पीछे मत भागा करिए, सब लिख लिया करिए। अगर लिखने से आपके हाथ में कुछ सूजन हो रहा है, ब्लड आ रहा है, तो बात अलग है, ठीक है। या हाथ उंगली टूट गया, या सर 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 अब काम ही नहीं कर रहा सर, तब मत लिखिए आप। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए, ठीक है। दीज आर दी अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस, these are the amounts of the business earned by selling, its products or providing services to customer, services to, जो कष्ट से मरते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कस्टमर। कस्टमर नहीं बोलते, कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछे, बताएंगे आप लोग कि अगर मैदा वो ना खरीदता और छोले के लिए काबली चना कहते हैं, ठीक है, उसको काबली चना, और छोला नहीं खरीदता, तो क्या वो छोला भटूरा बेच पाता? समझ आया? तो रेवेन्यू बनाने के लिए, सेल्स करने के लिए, सुनिए, रेवेन्यू बनाने के लिए, सेल्स करने के लिए उसको कुछ खर्च करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तब जाके रेवेन्यू बनता है। तो रेवेन्यू बनाने के लिए जो वो खर्च करता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? समझ आया आप लोगों को? तो हिंदी में तो समझ लिए, इंग्लिश में लिख लेते हैं। लिख लीजिए कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब वही सारे खर्च। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, खर्च करना, उसी को बोलते कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as are known as expenses. नेक्स्ट प्रॉफिट लिखे हम लोग। प्रॉफिट लिख लीजिए इसके बाद। लिखिए दी एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज, दी एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज of a period over its related expenses
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। हाँ इसको लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं क्या हुआ। बहुत जल्दी लिख रही हैं आप लोग। हाँ, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। कोई है क्लास में जो इसको समझाएगा? कोई क्लास में है जो इसको समझाएगा कि प्रॉफिट मतलब ये क्या कह रहा है? जो लिखे हम लोग कैसे ये समझाना चाह रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ बताइए। हाँ 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 ठीक है, आप कोशिश की उसके लिए बहुत अच्छी बात। हाँ आप प्रयास की, बहुत अच्छी बात है आप। हाँ 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 ठीक है, आप प्रयास की, बहुत अच्छी बात। ठीक है ठीक है, इधर पीछे बताइए आप लोग क्या लिखा है ये। ठीक है, आप लोग ना एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर कह रहा है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। ये एक्सपेंस दिख रहा है आप लोगों को? कह रहा है कि ये एक्सपेंसेस है, जो ये एक्सपेंसेस कहाँ से आया, मतलब इस रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हटाने के बाद जितना भी एक्सेस बचा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगेन एक बार, ये रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो भी एक्सेस पैसा बचा उसी को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और एक और चीज़ बता रहे हैं, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बता रहे हैं, समझिएगा ठीक है। लिखा है कि मतलब अकाउंटिंग ईयर लिख दिया है ना, अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ख़त्म हुआ, ठीक है, तो ये 1 साल का हुआ। अब कह रहा है कि 1 साल में, पूरे 1 साल में आप क्या देखेंगे कि रेवेन्यू कितना आया, और पूरे 1 साल का आपको एक्सपेंस दिखना है। कितना, कितने साल का एक्सपेंस देखना है? 1 साल का। मतलब दोनों ना सेम होना चाहिए, जो पैसा आया है कितने साल का आया है, 1 साल का आया है, फिर एक्सपेंस देखिए वो एक्सपेंस कितने साल का है, 1 साल का है, तो 1 साल का रेवेन्यू माइनस करेंगे 1 साल का टोटल पूरा एक्सपेंस, तो 1 साल के रेवेन्यू में से 1 साल का एक्सपेंस माइनस होगा तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। क्लियर है? फाइन, ये तो हम लोग समझ ही चुके थे। अब जो हम बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि गेन। गेन क्या होता है? गेन क्या? इंक्रीज। अच्छा हम लोग बोल देते हैं ना प्रॉफिट या गेन, हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट या गेन। देखिए प्रॉफिट या गेन, तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और गेन दोनों एक चीज है ओम। तो किसी को पता है गेन क्या होता है? बताएगा कोई? हम बताएं आपको? ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सुनेंगे ध्यान से? ठीक है, देखिए आप सभी का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो आपके इंडस्ट्री में ना कम से कम 10 मशीन है। कितने मशीन है? तो सारे मशीन अच्छे से काम कर रहे थे, आप 1 साल उस मशीन को यूज़ किए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल बाद मशीन ऐसे हालात में हो गया कि काम नहीं कर रहा था। अब आप क्या चाह रहे हैं? उसको, उस मशीन को बेचना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? उस मशीन को बेचना। ठीक है, तो अब सुनिए, अब क्या हुआ कि आप उस मशीन को बेचें, आप उस मशीन को, तो जब उस मशीन को बेचने गए तो आप जितना पैसा सोचे थे उससे ज़्यादा पैसा मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? गेन, नॉट प्रॉफिट, गेन। आप बिजनेस को करके जो रेवेन्यू कमाएं, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हटाएं, तो वो प्रॉफिट होता है कि वो आप मेहनत किए दुनिया भर का। समझ आया? वो प्रॉफिट हुआ।
कि आप पहले मेहनत करके रेवेन्यू बनाएं, उस रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हटाएं, जो बचा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अलग हो गया। गेन का मतलब ये कि कोई भी अपना एसेट्स बेच रहे हैं, मशीन बेचें, उस मशीन को बेचने में ज्यादा पैसा मिल गया आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, गेन। गेन हो गया। क्या हो गया? क्लियर है आप सभी को? ठीक है, एक और चीज बताएं आपको, लिखा है इसमें विनिंग अ कोर्ट केस। विनिंग अ कोर्ट केस, मान लीजिए कोई केस चल रहा था। क्या चल रहा था? अगर वो केस हारते हैं आप, तो आपको पैसा देना होता, और अगर आप जीत गए तो कुछ पैसा और मिला आपको। तो क्या वो जो पैसा मिला, उस पैसे को मिलने के लिए आप बिजनेस किए थे, रेवेन्यू बनाए थे, एक्सपेंस माइनस किए थे? कुछ नहीं करना पड़ा था। आप वो कोर्ट का केस जीते और पूरा प्रॉफिट आपके बिजनेस में आ गया। मैं प्रॉफिट नहीं, गेन आ गया। क्या आ गया? समझ आया? जो वहां से आपको फायदा हो गया उसको गेन कहेंगे। क्लियर है? बताइए। अच्छा, ये मान लीजिए हम लैपटॉप परचेस किए, ये परचेस किए मान लेते हैं 75,000 का। कितने का परचेस किए? और हम इसको परचेस करके 75,000 का, और एक साल यूज किए, और एक साल यूज करने के बाद हमको समझ आ गया कि कोई 30,000 का भी ले ले तो बहुत बड़ी बात है। कितने का? क्योंकि हमको समझ आ गया था बहुत ज्यादा यूज किए, 30,000 लायक ही है, बट सोचिए हमको उसका 60,000 मिल गया। 75,000 का खरीदे, एक साल चलाएं, और 60,000 बेचने पे मिल गया हमको, तो हम खुश नहीं होंगे? तो क्या मानेंगे मन ही मन कि यार 30,000 का बेचना चाह रहे थे, 30,000 एक्स्ट्रा मिल गया, 30,000 गेन हो गया। 30,000 की जगह 60,000 का बेच दिए तो 30,000 गेन हो गया। तो क्या अब इसको बेचने के लिए हम इसको पहले प्रोडक्शन किए हैं, रॉ मटेरियल खरीदे हैं, हाँ, फिर रेवेन्यू आया है, फिर एक्सपेंस माइनस किए हैं, कुछ नहीं करना पड़ा है। डायरेक्ट बेचें, जो वहां से हमको मिला उसको गेन बोलेंगे। क्लियर है? लिख लीजिए गेन सभी लोग। आज के बाद आप लोग प्रॉफिट को अलग ही रखेंगे, गेन को अलग ही रखेंगे, रेवेन्यू को अलग ही रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे कभी। ठीक है? अभी इसी क्लास में आप लोग क्या बोल रहे थे, हम क्या, रेवेन्यू क्या होता है सर? प्रॉफिट। तो एक चीज क्लियर हुआ, रेवेन्यू। रेवेन्यू, अभी इनकम भी समझेंगे। अभी इनकम अगर है इसमें तो तुरंत इनकम क्या है, लॉस क्या है, सब समझेंगे ना। हाँ, लिख लीजिए आप लोग, गेन। नहीं, पापा से जो पैसा मिला, क्या वो पैसा मिलने के लिए आप कुछ बेचे हैं पापा को? तो वो गेन नहीं हुआ, वो पॉकेट मनी हुआ। वो पॉकेट मनी हुआ, वो प्रॉफिट भी नहीं है, वो प्रॉफिट भी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, गेन भी नहीं है। आप बताइए। क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, कोर्ट कोर्ट में जीतने के लिए कुछ करना पड़ा था ना आपको? अरे केस लड़ना पड़ा था, केस आप लड़े हैं, केस लड़े हैं, जीते हैं, तब मिला है। और यहाँ पे पापा से पॉकेट मनी जो चाहिए उसके लिए आप क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। पॉकेट मनी सेट है कि हम तो आपको देंगे, देंगे, बात खत्म। तो फिर वो कहने लगे कि सर उतना मेहनत की, हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो मिला तो गेन ही ना हुआ। चलिए गेन को लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और transactions which are incidental to business, which are incidental to business, such as sale of fixed assets, sale of fixed assets। आगे लिख लीजिएगा, विनिंग अ कोर्ट केस, विनिंग अ कोर्ट केस। समझ आया आप लोगों को? समझ आया आप लोगों को?
चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं और उस एग्जांपल से हम आपको लॉस समझाना चाहेंगे। क्या समझाना चाहेंगे? ठीक है, अच्छा लिख लिए आप लोग ना ये? ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल बना रहे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए एक बिजनेस है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये बिजनेस ना इस बार प्रिया को बना देते हैं। प्रिया बहुत हंस रही थी। अच्छा, क्यों अच्छे से बनाए? जैसे सबको बनाए थे वैसे आपको भी बनाए। ये क्या है? प्रिया है ना। अब देखिए प्रिया पता क्या की, ये रॉ मटेरियल परचेस की। क्या परचेस की? ये कह रही थी आज हम पूड़ी सब्जी बेचेंगे। ठीक है, सारे हैप्पी स्टूडेंट्स को खिलाएंगे, फ्री में नहीं, पैसा देकर। तो रॉ मटेरियल में क्या आ जाएगा? पूड़ी सब्जी बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेंगे, सारे सब्जी और आटा हो गया और रिफाइंड हो गया, ऐसे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ये परचेस करने में इनका पैसा लगा लगभग 2,000 रुपये मान लेते हैं। कितना पैसा लगा? 2,000। ठीक है, रॉ मटेरियल ये ना एक स्टाफ को रखी, और वो सुनिए सुनिए, वो उस स्टाफ को 500 रुपये देती हैं। ठीक है, उस स्टाफ को 500 रुपये। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप लोग सुनेंगे ना? आप लोग, लाइट आ गया है क्या? हाँ, तो अब आगे क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। अब ये जब पूड़ी बेचना स्टार्ट की, पूड़ी सब्जी, ठीक है, तो पूड़ी सब्जी बेचने के बाद इनके पास रेवेन्यू आया। ठीक है, रेवेन्यू मान लेते पूरा 1,500 रुपये आया। पूरा कितना आया? पूरा 1,500 रुपये आया। कितना आया? पूरा 1,500 आया। अब आप बताइए कि 1,500 में से ये स्टाफ को कितना दे दी? बचा कितना? 1,000। 1,000 बचा ना। अब बताइए रॉ मटेरियल के लिए चाहिए 2,000 और बचा कितना इनके पास? 1,000। तो प्रॉफिट का तो संभावना ही नहीं है, 1,000 रुपये इनको और चाहिए। लॉस हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, तो अब आज के बाद प्रिया पूड़ी सब्जी अब नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। अब घर पे ही पूड़ी सब्जी खा लेंगी, बेचने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बिजनेस में क्या हो गया? हाँ, तो आप समझ पाए, जब आपका जो रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू से ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो जाए तो क्या हुआ? रेवेन्यू कितना था? 1,500, और 1,500 से ज़्यादा एक्सपेंस कितना था? 2,500, 2,500 रुपये। तो सोचिए, रेवेन्यू आया 1,500, रेवेन्यू कम हो गया और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, तो एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिक। तो एक्सेस क्या हुआ? एक्सपेंस। और रेवेन्यू क्या हुआ? कम। तो उसी केस में क्या हो गया? लॉस। तो लिख लीजिए आप लोग लॉस को। दी एक्सेस ऑफ, दी एक्सेस ऑफ, अच्छा अधिक क्या हो गया था? एक्सपेंस ज्यादा हो गया था ना, तो दी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, दी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर its related revenues its related revenues it's termed as loss। समझ आया आप सभी को? अब आप लोग बताइए डिस्काउंट क्या होता है? हाँ, मतलब जो जो प्राइस है उसका, तो उस प्राइस में कुछ कम कर दें तो उसी को क्या बोलेंगे? लिख लीजिए इसको आप लोग, एक लाइन का है सिर्फ। डिस्काउंट इज द डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब, डिडक्शन का मतलब कम करना, डिडक्ट करना, डिक्रीज करना, कुछ कम कर देना। ठीक है, लिखिए डिस्काउंट इज द डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है सभी लोग बताइए? डिडक्शन का मतलब कम करना, डिडक्शन का मतलब कम करना। तो डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस, इन द प्राइस। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस।
कुछ नहीं, हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना लिख लिया आप लोग? क्या, क्यों, ठंडा लग रहा है क्या? वाह, कितनी समझदार हैं आप लोग। इतना हो गया आप सभी का? ठीक है, जल्दी करिए इसको। इसी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे वाउचर। किसी को पता है इस क्लास में वाउचर का मतलब क्या होता है? बताइए। क्या? ओम, वाउचर क्या होता है? हाँ, सही बोल, उसी उसी को वाउचर बोलेंगे। हम बताएं वाउचर? ध्यान से सुनिए, इधर देखिए सभी लोग, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है। आप अगर सामान बेचें, सामने वाले को, कस्टमर को सामान बेचें, ठीक है, तो ये बताइए जब आप सामान बेच रहे हैं तो सामने वाला आपको पैसा दे रहा है? तो जब वो अरे पैसा दे रहा है, क्या मान के चलना है? तो जब अगर वो पैसा आपको दिया तो आप उसको देंगे ना कि आप उससे पैसा रिसिप्ट किए, तो उसको रिसिप्ट जो देंगे उसको क्या बोलेंगे? वाउचर। ठीक है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप सामान बेचे और सामने वाला पैसा नहीं दिया, तो आप उसको भी एक डॉक्यूमेंट पे या कागज पे लिख कर देंगे कि आपसे हमको उतना पैसा चाहिए, आप उधार ले गए हैं। इनवॉइस कहते हैं उसको। आप बना के देंगे इनवॉइस कि भाई इतना सामान लियो और उधार पे लियो, तो जो आप उसको दे रहे हो इनवॉइस बना के, उसको भी क्या बोलेंगे? वाउचर। ठीक है। और अभी जो हम बताए थे रिसिप्ट, मतलब कि आप सामने वाले को सामान बेचे और कस्टमर आपको पैसा दिया, तो जब पैसा दिया तो आप उसको क्या दोगे? कैश मेमो, मतलब कि आप कैश रिसीव किए हो, कैश मेमो दिया जाता है उसको। तो कैश मेमो भी क्या हुआ? वाउचर हुआ। मतलब आप सामान बेच रहे हो, पैसा मिला तो कैश मेमो दोगे, अब पैसा नहीं मिला तो इनवॉइस दोगे उसको, तो वो सब क्या होगा? वाउचर होगा। क्लियर है आप सभी को? वाउचर का मतलब समझ आया? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप लोग का बिजनेस है और आप लोग पेमेंट कहीं किए हैं, तो जिसको पेमेंट की उससे क्या मांगेंगे? कि रिसिप्ट दो हमको, हम तुमको पैसा दिए, हमको रिसिप्ट दो। उस रिसिप्ट को भी क्या बोलेंगे? वाउचर। हाँ हाँ, क्लियर है आप सभी को? ठीक है। आप पेमेंट किसी को कर रहे हैं, वहां से जो मिला रिसिप्ट, वाउचर। या आप किसी से पेमेंट लेकर आप उसको कैश मेमो दे रहे हैं, उसको क्या हुआ? वाउचर। या आप सामान बेचे पर उधार पे बेचे तो इनवॉइस जो दे रहे हैं उसको क्या हुआ? वाउचर। क्लियर है आप सभी को? मतलब ओवरऑल कि सबका आप एक प्रूफ दे रहे हैं सपोर्ट में, कि मतलब ये ट्रांजेक्शन उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ आप एक प्रूफ दे रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? वाउचर। हाँ हाँ, ठीक। वो वो वाउचर जो बोल रहे हैं ना, हाँ, तो उससे उसके बाद क्या हुआ उससे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो भी वाउचर क्या है? एक तरह का प्रूफ है कि आपको इससे नेक्स्ट बार में क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी वाउचर हो गया। ठीक है। हाँ, हेलो, आप लोग को गुड्स का मतलब पता है क्या होता है? सामान। ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से? पूछें? ठीक है। देखिए, हम बिजनेस कर रहे हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं लैपटॉप का, मतलब लैपटॉप खरीदते हैं और लैपटॉप बेचते हैं। ठीक है। ठीक है। और हमको ना अपने बिजनेस के लिए ज़रूरत पड़ा फर्नीचर का, कि हम एक काउंटर रखेंगे और चेयर रखेंगे और उस पर बैठ के लैपटॉप बेचेंगे। तो हम फर्नीचर खरीद लिए। क्या खरीद लिए? तो आप बताइए मेरे लिए गुड्स क्या है? मेरे लिए गुड्स क्या है? तो वो कह रहे हैं लैपटॉप, इधर आप लोग कह रहे हैं फर्नीचर। फिर से पूछ रहे हैं मेरे लिए गुड्स क्या है? क्लियर है? तो आधे लोग क्या बोल रहे हैं? फर्नीचर, और आधे लोग हो गया कंफ्यूज।
आपको ऐसा चीज बताएंगे कि अगली बार से कंफ्यूजन नहीं होगा। गुड्स क्या होता है आपको पता होगा। बताएं आपको, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज के बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, वो गुड्स होता है। तो जो सर पकड़ लिए हैं अपना, उनका गलत हो गया आंसर। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को हम किस बिजनेस में डील कर रहे हैं। तो लैपटॉप जो हम परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है। क्या है वो? क्लियर है आपको? और जो फर्नीचर खरीदे वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, एसेट्स हो गया। लैपटॉप हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तब गुड्स हुआ। ठीक है, हाँ हाँ, तो वो तो पहले खरीदे तो उसको गुड्स कंसीडर करेंगे, उसको रख रहे हैं तो स्टॉक माना जाएगा, उसको रख रहे हैं। ठीक है, फाइन। वाउचर लिखिए, वाउचर डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, डीड डॉक्यूमेंट्री, डीड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो आपको एक एविडेंस दिया जाता है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, इन सपोर्ट ऑफ अ, चाय चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा जाने दीजिए, हमको सर चाय चाहिए। ट्रांजेक्शन क्या हुआ? बता रहे हैं, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट गुड्स लिख लीजिए। गुड्स, गुड्स में क्या हम लोग पढ़े अभी कि जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स, इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स in which the business unit, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का बर्थडे आएगा तो पहले से बताइएगा, हम लोग उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। हाँ, सारे बच्चों का बर्थडे यहाँ पे मनाया जाएगा। ये बताइए कौन सा मंथ चल रही है? मई? तो बताइए इस मई में है किसी का बर्थडे? आपका कितने मई को? 9 मई को? सही बताइए। ठीक है, मई में किसी का नहीं ना है? जून में कितने जून को है? 7 जून को है। हाँ, अच्छा समय आने बताएंगे, अभी समय नहीं आया। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स in which the business unit is dealing. It refers to the product in which the business unit is dealing. उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, इसके बाद ना ऐसे भी लिख लीजिए आप लोग, that is, इसके आगे ये भी लिख लीजिए, that is in terms of which, क्या बोले साईं बाबा? It is buying and selling। कोचिंग बंद किए तो आप साईं बाबा जाना जाना होगा। बस बस बस, the items that are purchased for use in the business। ठीक है, चला गया। लिखिए एग्जाम्पल आपको क्या दिए थे लैपटॉप का, लिखिए फॉर
फॉर अ लैपटॉप, हेलो एवरीवन, इसको लिख लीजिए। हाँ, फॉर अ लैपटॉप डीलर, फॉर अ लैपटॉप डीलर, परचेज ऑफ लैपटॉप, परचेज ऑफ लैपटॉप is termed as goods, is termed as बताएं आपको। इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए सभी लोग, बता रहे हैं, इधर देखिए, आप लोग को अच्छा लगे इसलिए। इधर देखिए सभी लोग, ये इनका क्वेश्चन है कि सर जो डिस्काउंट है वो वाउचर है कि नहीं है, यही पूछिए ना। ठीक, सुनिए आप लोग बताइए, डिस्काउंट जो है वो वाउचर है कि नहीं है? हाँ, वाउचर क्या होता है यही बताइए आप पहले। हमको पता है, आप लोग अभी अच्छे से नहीं समझे हैं। आप बताइए वाउचर क्या है, बताइए मांगी, बताइए, आप बताइए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। एविडेंस जो मिल रहा है, जो ट्रांजैक्शन का एविडेंस, तो ये कह रही हैं कि जो डिस्काउंट है वो वाउचर है कि नहीं है। देखिए, जो सामने वाला आपको डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट का एक एविडेंस दिया है कि हाँ हम आपको डिस्काउंट दिए हैं, तो किस में मिलता है? अरे बिल के अंदर ही लिखा रहता है ना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी किस में कंसिडर होगा? है। ठीक, चलिए, इतना समझ आ गया आप सभी को? ठीक है, अभी से 5 मिनट बाद क्लास ओवर, तो आप लोग पर तो परेशान नहीं होंगे ना आप लोग? अच्छा, अब आपको जो पढ़ाने वाले हैं उसमें उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है? कभी हम बुक ओपन करने के लिए बोला ही नहीं थे, बंद कर दी। चलिए, अब हम जो बोलेंगे आप लोग को रिपीट करना, करेंगे आप लोग? चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बोलिए, यही रिपीट करना है। सभी लोग बोलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? तो लिख लीजिए आप लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 5 मिनट में खत्म करेंगे अकाउंटिंग, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हर एक चीज अच्छी होती है ना। क्या बता रहे हैं? अकाउंटिंग, इसी को आप ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देख लीजिए आप लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब सभी लोग एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी लोग फॉलो करेंगे, तो कोई भी एक सीए दूसरे का हिसाब किताब समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, एक प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। समझ आया? अब सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लगे, अपने अपने हिसाब से सब कुछ बनाने लगे, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। पर अगर सभी लोग एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, एक ही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो कोई भी किसी भी कंपनी का बुक ऑफ अकाउंट्स उठाएगा, अकाउंटिंग देखेगा, तो तुरंत फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल लगा है, कौन सा स्टैंडर्ड लगा है। क्लियर है? समझ आया? तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, सभी लोग पढ़ते हैं और सभी लोग इसी को फॉलो करते हैं, तब जाकर एक दूसरे का आप समझ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। क्लियर है आप सभी को? सब लोग अपना अपना अपने तरीके से जनरल एंट्री पास करेगा तो आप समझ पाएंगे नहीं? क्लियर है आप लोग को? ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें लिखा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए एकदम सिंपल सा बात है, एकदम एक एक लाइन में बता रहे, समझ लीजिएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको इसमें ये मान के चलना है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। क्या मान के चलना है इसमें? जो आप बिजनेस कर रहे हैं ये लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं। क्या मान के चलना है? कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में ये लंबे समय के लिए बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं याद रखने के लिए, तो इसमें लिख लीजिए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए बिजनेस चलेगा। ठीक है, सेकेंड, पीछे समझ आया आपको? ओम समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, देखिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप एक मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हर साल एक ही मेथड यूज़ करिए। अगर आप मेथड चेंज कर देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे इस साल आप एक मेथड से आप बना रहे हैं कोई भी अकाउंट, और दूसरे साल से दूसरे मेथड से बना रहे हैं, तो फिर इस साल का मेथड अलग है, उस साल का मेथड अलग है, तो जो भी आपका बुक ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा समझने में कि ये कर क्या रहा है, क्यों। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आप एक मेथड ले लिए हैं उसी को कंसिस्टेंसी, मतलब उसी पे ही आप रहिए। ठीक है, क्लियर है आपको? तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? एक लाइन में ऐसा कुछ लिखवा रहे हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, मैथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट, ऐसे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग? मैथड, हाँ, मैथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हर साल आप उसी को यूज करिएगा। समझ आया आपको? पीछे ओम समझ आ रहा है? ये समझ आ गया ना? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद लिखिए आप लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इसको हम बाद में समझा देंगे एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बाद। नेक्स्ट लिखिए आप लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा? हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप लोग को एक बार समझाया गया था बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग अलग होते हैं, यही है बिजनेस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक लाइन में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? कि बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। क्या लिखेंगे हम लोग? कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग है, तो बिजनेस सेपरेट्स फ्रॉम इट्स ओनर ना। ओम, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपसे पता है क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप कॉल रिसीव कर लिए थे। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए क्या होता है? नहीं सुने आप? देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेस के मालिक अलग अलग होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट लिखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी, हाँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो मनी के फॉर्म में रहते हैं उसी को हम लोग को लिखना चाहिए। कौन सा ट्रांजेक्शन लिखना चाहिए हम लोगों को? जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, कल बताए थे ना आपको कि आपके बिजनेस फॉर्म में कोई गिर गया, झगड़ा हो गया, वो सब नहीं लिखना है। मनी के फॉर्म में जितने ट्रांजेक्शन हुए वो सारी चीज़ें, प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, लिख दीजिए मनी के टर्म में। ठीक है, गुड नाइट। नींद आ रहा है उनको, ठीक, वो ऐसे ही बंद कर दिए, नहीं तो आँख भी बंद कर लेती वो। क्या? नहीं नहीं, अच्छा वो जो अभी सब बता रहे हैं, ठीक है।
लिख लीजिए ओनली दोज ट्रांजेक्शन, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ आ जाएगा ना इतने से? इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब वही ट्रांजेक्शन हम लोग लिखेंगे जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, वही होगा बस। हो गया। एक होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या होता है? इसको भी आप लोग को पहले से ही पता है, हम सब पहले से ही बता दिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तो बताइए पीछे ओम स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं है आपके? बस खत्म, कुछ नहीं आगे समझाना। तो लिखने के लिए बोल दिए, ठीक है, समझ गए। वो थोड़ा सा बुरा लगता है, हमको भी लगा था एक समय। उन्हीं यूपी, अच्छा एक मिनट सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है ना। ले लेते हैं, सुनिए। नहीं तो हम लोग इधर उधर का बात कर रहे थे ना, तो 5 मिनट इसको कवर अप करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, लास्ट है, ठीक है। हेलो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए आप लोग कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, हेलो एवरीवन, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कितने समय बाद देखना चाहते हैं, कितने समय बाद। तो बहुत सारे बिजनेस 1 साल का गैप रखता है, तो उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 ईयर। पर मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम 6 मंथ में पूरा हिसाब किताब करेंगे, तो हमारे लिए अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा?
6 मंथ, 6 ईयर लिखने वाले थे, क्या हो जाएगा 6। तो कोई अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहता है पूरा 1 साल का, कोई जानना चाहता है 6 महीने पे, कोई जानना चाहता है 1 महीने पे। तो वो अलग अलग बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है? नहीं 1 दिन का, हाँ 1 दिन का हो ही सकता है, हो सकता है, बिजनेस के ऊपर है। 1 दिन में कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो तो देख ही सकता है ना। तो क्लियर है आप सभी को? बताइए, समझ आया कि नहीं आपको? ठीक है, और बस इतना ही रखें क्या आज के लिए? क्या? किसका? किसका? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का? इसमें ना आपको क्या है ये, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो हम, हाँ इसको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी लाइन में लिखवा रहे हैं कि आपको समझ आ जाएगा ना। लिखिए सभी लोग, लिखिए 12 month period is usually 12 month period is usually adopted for, हाँ adopted for, इसमें लिखा है दिस पर्पज, पर हम लोग लिखेंगे adopted for, और इसमें एक लाइन आपको देखकर लिखवा दे रहे हैं, हाँ 12 month period is usually adopted for knowing profit, ऐसे लिख दीजिए, knowing profit, ठीक है। नहीं नहीं उसको लिखना नहीं था, इसमें लिखा हुआ था knowing profit by financial statement, ठीक है। बस इतना ही रखिए आप लोग आज के लिए। अरे 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 आराम से आराम से, क्या कर रहे हैं आप? गुस्सा, इतना गुस्सा? हाँ हाँ, तो हो गया ना, जितना पढ़े उससे हो जाएगा, बिजनेस भी हो जाएगा, अकाउंट्स भी हो जाएगा ना अकाउंटेंसी। बिजनेस में एक चैप्टर पढ़िए आप, हो गया, एक चैप्टर पढ़िए ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़िए आप, लेक्चर है वो यूट्यूब पे, तो आपको हम सेंड कर देंगे ना।